अब ये है अब्राहम लिंकन जी। एग्जाम्पल्स आ सकते हैं एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। द शाहरुख खान, ये आए और राज कर गए बॉलीवुड। यू डोंट नीड एनी बुक, एनी एक्स्ट्रा बुक। ये एक पीपीटी में सारे नोट्स, सारे क्वेश्चन, सारे एमसीक्यू। यू ऑल नो पहलगांव में दे अटैक्ड, इंडिया ने रिटेलिएट किया, ऑपरेशन सिंदूर लागू किया और पाकिस्तान के एक ऐसे इलाके पे जहां टेररिज्म जहां से ऑपरेट होता है उस पे बम फेंक दिया। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस एंड फन एजुकेशन पे, जहां हम सभी टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। सो वेलकम टू ऑल माय क्लास 9th के बच्चे जिन्होंने अभी 9th क्लास शुरू की है, जिनके स्कूल में मल्टीपल चैप्टर शुरू हो गए हैं, किसी का इको में, किसी का ज्योग्राफी में, किसी का सिविक्स में, तो किसी का हिस्ट्री में। आज हम इस क्लास में पूरा का पूरा चैप्टर करने वाले हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे, एक एक चीज के बेसिस पे क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे और होमवर्क क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो ये एक लेक्चर अभी आपने अगर थंबनेल देख के खोल लिया है तो पावर पैक सॉल्यूशन है आपके पूरे व्हाट इज डेमोक्रेसी व्हाई डेमोक्रेसी का, यानी कि सिविक्स का इकलौता ये चैप्टर पूरा आपका इसी एक लौती वीडियो में खत्म हो जाएगा। पूरा A to Z एनसीईआरटी की एक एक चीज कवर होगी, कार्टून्स कवर होंगे, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस वन सेशन। तो लेट्स बिगिन। हमारे एसएसटी के शार्क्स के लिए ये चैप्टर को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक कंडीशन को इमेजिन करना है आपको। देखो भाई, आप लोग स्कूल जाते हो, आप लोग क्लास में हो, क्लास में मॉनिटर बनना है और आप ये सोचो कि मॉनिटर बनने की जो अपॉर्चुनिटी है वो 4 बच्चों को मिली। अब वोटिंग हो रही है सिर्फ उन्हीं बच्चों की जो बच्चे लंबे हैं ना वही वोट करेंगे, या जिनका नाम आर से शुरू होता है ना वही वोट करेगा, या फिर जो मैम के लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लेके आता है वही वोट करेगा। कैसा साउंड कर रहा है? हम लोग सोचते ना, अरे ये तो मैम का चमचा है, ऐसा ऐसा हम लोग इमेजिन कर लेते हैं। तो अगर ऐसा एक टीचर करती है तो कैसा साउंड कर रहा है? अनफेयर साउंड कर रहा है। इन्हीं चीजों को अगर आप बड़े स्केल पे कंट्री में इमेजिन करो तो क्या वो कंट्री वर्क कर पाएगी? नहीं। और इसी अनफेयरनेस को रोकने के लिए बनाया गया कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज लोकतंत्र। इस चैप्टर का नाम थोड़ा सा हटके है क्योंकि हम इसमें बात करते हैं डेमोक्रेसी क्या है और क्यों है, क्यों जरूरी है हमें ये डेमोक्रेसी। ये बात हम करेंगे इन डेप्थ, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं? हम इस चैप्टर में बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, दैट इज डेमोक्रेसी की परिभाषा, एक और परिभाषा, एक और परिभाषा, इन द सेंस एक बिल्कुल सिंपल, एक थोड़ा सा ब्रॉडर मीनिंग, अलग अलग तरीके से डेमोक्रेसी को हम समझेंगे। देन डेमोक्रेसी क्या है इसको हम जानेंगे, इसके फीचर्स और एग्जाम्पल्स को लेके, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज अभी भी हैं जहां डेमोक्रेसी फॉलो नहीं होती, या डेमोक्रेसी के नाम पे डिक्टेटरशिप चल रही है या मिलिट्री रूल चल रहा है। तो एक एक एग्जाम्पल को कवर करेंगे। किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर आंसर्स के साथ कि किस तरीके से आंसर लिखना है। देन हम बात करेंगे इसके फीचर्स की। अब फीचर्स में भी हम क्या बात करेंगे? हम यहाँ पे बात करेंगे फीचर्स में फॉर भी और अगेंस्ट भी, क्योंकि बच्चों जितना भी प्यारा दोस्त क्यों ना हो, बुराई तो वो भी तुम्हारी करता होगा, कभी ना कभी तो बुराई वो भी करता होगा। तो हर एक चीज में अगर अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है। तो यहाँ पे हम डेमोक्रेसी की अच्छाइयां और बुराइयां दोनों की बात करने वाले हैं। ठीक है मेरा बच्चा? अच्छा, पहली बात तो ये सोच के तो बिल्कुल नहीं बैठना है कि हाँ भाई हम कैमरे के सामने हैं तो मैडम को थोड़ी पता चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। एनसीईआरटी उठा लो, हाथ में पेंसिल ले लो, जैसे मेरे हाथ में स्टाइलस है, और बस जहां मैं बोलूंगी मार्क करना है वहां मार्क करना, दैट्स इट। समझते चलना है, ईयरफोन्स लगा के आराम से, बाहर में जाए दुनिया, बम पटाखे बजते रहे, लेकिन तुम यहाँ पे आराम से इस चैप्टर को ढंग से करोगे। ठीक है बच्चा बाड़ी? चलिए, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी होती क्या है? पहली बात तो डेमोक्रेसी को हम हिंदी में बोलते हैं लोकतंत्र, यानी कि लोगों का राज। लोक मतलब लोग, तंत्र मतलब रूल, राज। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? एक ऐसा समाज जहां लोग राज करें उसे कहा जाता है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके अंदर रूलर्स को कौन इलेक्ट कर रहा है बच्चों? लोग इलेक्ट कर रहे हैं, हम लोग इलेक्ट कर रहे हैं।
One chief factor common to all democracies is that the government is chosen by the people. तो हर एक कंट्री में जो डेमोक्रेसी है उसमें एक देखिए रूल्स एंड रेगुलेशंस कैन वैरी. मेरे पढ़ाने का तरीका अलग होगा, आपके स्कूल की मैम का अलग होगा, आपके घर में मामा का अलग होगा, अपने घर में होम ट्यूशन में टीचर का अलग होगा, ट्यूशन टीचर का अलग होगा, लेकिन सब में कॉमन क्या है, वो आपको ये चैप्टर पढ़ा रहे होंगे, वो आपको एसएसटी पढ़ा रहे होंगे. यहाँ पे भी डेमोक्रेसी में क्या है, समाज में सभी कंट्रीज में एक कॉमन चीज क्या है कि कौन चूज कर रहा है उसको, लोग चूज कर रहे हैं. कौन चूज कर रहा है उसको, लोग चूज कर रहे हैं. 1 मार्कर का ध्यान रखना, क्योंकि इसी लेक्चर के खत्म होने पे, मतलब जब हम पूरा पढ़ लेंगे, पहले हम यहाँ पे एमसीक्यूज करेंगे, फिर होमवर्क में भी 2 एमसीक्यूज मिलेंगे. होमवर्क के आंसर जो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में देगा उसको अगले लेक्चर में मैं शाउट आउट दूंगी कि इस बच्चे ने भैया पहला ये आंसर बहुत जल्दी और बिल्कुल सही दिया था. तो स्टे अपडेटेड. मैं कुछ बच्चे जो रेगुलर इस लेक्चर पे कमेंट्स करेंगे, जो मैं देख रही हूँ हर लेक्चर को ले रहे हैं, हर लेक्चर को मेरे अकॉर्डिंग कर रहे हैं, मुझे मेल पे मेरी नोट्स भेज रहे हैं बना के, उनको मैं यहाँ पे एक 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 बांध लो बेटा, एक शेड्यूल, हमें पढ़ना ही है ऑन द गो, इस तरीके से. ठीक है जी, चलिए. सो द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड जिसका नाम है डेमोक्रेशिया. 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, प्लीज मार्क माई वर्ड. ग्रीक में डेमोस का मतलब होता है लोग और क्रेशिया का मतलब होता है रूल. तो अगेन क्या मतलब हो गया, पीपल्स रूल. बात तो वही हो गई, पीपल रूल. सो डेमोक्रेसी इज अ रूल बाय द पीपल. सो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. ये आपकी एनसीईआरटी में ही 4 बार बात लिखी हुई है, तो मैंने पीपीटी में 2 बार बात लिख दी. अब ये है अब्राहम लिंकन जी. अब्राहम लिंकन जी ने डिफाइन की डेमोक्रेसी, सिंपल डेफिनेशन दी, एक ऐसी सरकार जो लोगों में से बनती है. ऑफ द पीपल मतलब लोगों में से बनती है, क्योंकि जो नेता है वो हम में से ही तो एक थे. मोदी जी हम में से ही तो एक थे, हम में से ही एक को तो चुना. तो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, किसने चुना, लोगों ने चुना. वोटिंग की, लोगों ने चुना, बीजेपी सरकार आएगी तो आ गई. फॉर द पीपल, लोगों के लिए, लोगों के लिए बनाई गई, हमारे लिए बनाई गई. तो यानी कि क्या मतलब हुआ डेमोक्रेसी का, यहां पे लोगों में से बनती है, लोगों के द्वारा बनती है. मैं हिंदी में थोड़ी वीक हूं, मेरा मजाक कोई नहीं उड़ाएगा. और लोगों के लिए बनती है. हम लोग बनाएंगे, हम लोगों के लिए बनेगी और हम लोगों में से बनेगी. So this phrase from the Gettysburg Address encapsulate his vision of a government where power rests. तो कह रहे हैं इनका ये जो आइडियोलॉजी थी, ये क्या है, ये बताने के लिए है कि तुम्हारे लिए ही बना रहे हैं और तुम में से ही बना रहे हैं. ये आइडियोलॉजी अपने मन में रखेंगे तभी देश अच्छे से चलेगा, क्योंकि ये तो हम में से ही एक ऐसा हम मानेंगे, कोई पार्शियलिटी नहीं हो रही है. अगर एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ डेमोक्रेसी इज डिफरेंट, लेकिन डेमोक्रेसी क्या हर जगह सेम है, क्या हर जगह डेमोक्रेसी ही है, नहीं. म्यांमार के अगर आप एग्जाम्पल ले लो, वहां पे आर्मी रूल है. द रूलर्स आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, पीपल हैड नो रोल इन चूजिंग द गवर्नमेंट. तो म्यांमार में आर्मी का रूल है, जो आर्मी है वही रूल चलाती है. वहां पे लोगों ने सरकार नहीं चुनी हुई है, वहां लोग सरकार नहीं चुनते हैं. दूसरा है मोनार्कीज. मोनार्कीज जैसे कि सऊदी अरेबिया. बेटा जी एग्जाम्पल्स आ सकते हैं एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए, ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि भैया कहाँ पे डेमोक्रेसी है, कहाँ पे मोनार्की है. मोनार्की मतलब राजा है, जहां पे राजा है वहां पे अभी भी राजा है. सऊदी अरेबिया में द किंग इज द रूलर बिकॉज दे आर बोर्न इन रॉयल फैमिली, तो वहां राजा राज करता है. लेकिन वही डिक्टेटर्स, डिक्टेटर्स कौन होते हैं, ये भी डोमिनियंट होते हैं, लेकिन ये राज घराने से नहीं होते, ये राजा नहीं होते, लेकिन ये एक डिक्टेटर, एक रूलर होते हैं जो सबको रेगुलेट करते हैं. मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ मोनार्क और डिक्टेटर का, जिससे बच्चों को थोड़ा इजीली समझ में आ भी जाता है. बॉलीवुड में अगर आप देखो, बॉलीवुड मूवी सब देखते होंगे आप लोग, अमिताभ बच्चन जी को कौन नहीं जानता. अब अमिताभ बच्चन जी की वजह से कह सकते हो आप अभिषेक बच्चन जी को एंट्री मिली बॉलीवुड में, क्योंकि वो इतने अच्छे एक्टर नहीं है, ये प्रूफ मतलब ये देखा गया है, लेकिन अमिताभ बच्चन की वजह से उनको एंट्री मिल गई. तो यानी कि ये मोनार्की है और ये हेरिडेटरी होती है, ये ट्रैवल करती है.
मोनार्की, राजघराना ऑलरेडी बच्चन परिवार बना हुआ था जिसमें से ये आ गए, लेकिन वही किंग खान द शाहरुख खान ये आए और राज कर गए बॉलीवुड पे। ये कोई राजघराने से नहीं थे, इन्होंने खुद अपना राजघराना बना लिया, तो ये हो गए डिक्टेटर। तो मोनार्की और डिक्टेटर, मोनार्की मतलब राजा, डिक्टेटर मतलब बिना राजा का राज्य है लेकिन ये एक बंदा रूल कर रहा है। पिनोशे नाम के हैं चिली में, आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, और इनको लोगों ने इलेक्ट नहीं किया है, इनको लोगों ने इलेक्ट नहीं किया है। हाँ, तो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, पहले मैं आपको ये 3 फीचर्स बता रही हूँ, फिर इन 3 फीचर्स के बेसिस पे हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ करते चले जाएंगे। तो डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन किसके हाथ में होनी चाहिए बच्चों? जिनको लोगों ने चुना है, तभी बेटा जिनको हमने चुना है उसको पता है क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे ये हमें ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने इनको चुना और ये हमें क्या कर रहे हैं? ये हमें ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बंद हो जा भाई, बहुत ठंड लग रही है। हाँ, ये हमें ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है जी। ओके, तो अ डेमोक्रेसी मस्ट, सेकंड है, सेकंड फीचर क्या है? अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इलेक्शंस फ्री होने चाहिए, कोई भी जाए उनसे कोई टिकट नहीं देना पड़े, और फेयर होने चाहिए। फेयर मतलब ये ना हो कि भैया अंबानी जी आ रहे हैं तो नहीं नहीं इन्होंने जिनको वोट दिया उनको जितवा दो, और ये लल्लू पंजू आ रहे हैं, मैं गई हूं, नहीं नहीं ये कौन है, इनका वोट का क्या मतलब बनता है? फेयर होना चाहिए, कितने आए हैं उसी अकॉर्डिंग जीतना चाहिए। तो इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट 1 वैल्यू, एक वोट की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। मोटा हो पतला हो, काला हो गोरा हो, लड़का हो लड़की हो, औरत हो आदमी हो, किसी भी जाति का हो किसी भी धर्म का हो, सभी का एक वोट मतलब एक ही गिना जाएगा। समझे? ये इसका तीसरा फीचर है। मैम बड़ी प्यारी पीपीटी है, एनसीईआरटी तो इसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, एनसीईआरटी में बहुत कुछ एक्सटेंड करके लिखा हुआ है। दिस पीपीटी इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर दिस चैप्टर, यू डोंट नीड एनी बुक, एनी एक्स्ट्रा बुक। ये एक पीपीटी में सारे नोट्स, सारे क्वेश्चन, सारे एमसीक्यू है। मैम पीपीटी कहाँ दोगे? लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, वहां पीपीटी आएगी। सेकेंड चीज, हमारी साइंस एंड फन की ऐप डाउनलोड करके रखो, वहां पे भी ये लेक्चर के साथ पीडीएफ लग जाती है, वो और आसान है, वहां से आप डाउनलोड कर लो, आपके पास रहेगी, लेक्चर भी वहीं से देख सकते हो, वहीं पे पीडीएफ लग जाएगी। चलो, ये एक पिक्चर बनी हुई है आपकी किताब में, ये एग्जाम्पल दे रही है बच्चों, सीरिया नाम की जगह का, जहाँ पे एक पार्टी है बाथ पार्टी, नाम है बाथ पार्टी। ये एक पार्टी है जो दूसरी पार्टी को, दूसरे लोगों को कैंडिडेट ही नहीं बनने देती, यानी कि ओवर रूल करती है। तो इस पिक्चर के थ्रू ये एक्सप्लेन किया गया कैसे ये आ रही है जस्टिस हाथ में लेके, लेकिन तब भी इसको फॉर्म दिया जा रहा है, लेकिन इससे कह रहे हैं कि भैया बाथ पार्टी की मेंबर बन जा, अलग से कोई पार्टी नहीं हम बनने देंगे, लाइक दैट। अब पहला फीचर आपने पढ़ा था, फाइनल डिसीजन मस्ट रेस्ट विद दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसको हमने चुना है उनके हाथ में फाइनल पावर होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा पाकिस्तान में हो रहा है? बेटा आज तो मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे सकती हूँ। You all know you are the generation, we are the generation who are witnessing the long term thing that is India and Pakistan war. हम लोग विटनेस कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि वॉर चल रही है। यू ऑल नो पहलगांव में दे अटैक्ड, आई डोंट नो आपको 9th क्यों, आपको पता है नहीं पता, आपके घर में बताया कि नहीं बताया, लेकिन अब तो सबको पता होगा। लेकिन रिसेंटली पहलगांव कश्मीर में अटैक किया गया 26 टूरिस्ट पे, बिल्कुल निहत्थे, कोई पत्नी के साथ हनीमून पे आया है, कोई बच्चों के साथ वेकेशंस पे आया एग्जाम खत्म होने पे, कोई है तो कोई है, सिर्फ धर्म पूछा, नाम पूछा, कलमा पढ़ने को कहा, नहीं पढ़ पाए तो शूट कर दिया। सिविलियंस टूरिस्ट पे इन्होंने अटैक किया, राइट, वी ऑल हैव हर्ड। इंडिया ने रिटेलिएट किया, ऑपरेशन सिंदूर लागू किया, और पाकिस्तान के एक ऐसे इलाके पे जहां टेररिज्म जहां से ऑपरेट होता है उस पे बम फेंक दिया। मॉक ड्रिल करनी थी इंडिया में, लेकिन वहां पे गुड मॉर्निंग कर दिया। अब पाकिस्तान ने भी आगे से रिटेलिएट किया, लेकिन हमारे देश में
पूंछ नाम की जगह जम्मू एंड कश्मीर में ही, जहां सिविलियंस रहते थे, वहां पे इन्होंने अटैक किया। तो इट्स लाइक क्लियर कि वो लोग सिविलियंस को कुछ नहीं समझते, लोगों को कुछ नहीं समझते, और उनको पता है कि इंडिया का दिल बहुत बड़ा है और हम लोग सिविलियंस को मानते हैं, तो हम लोग सिविलियंस पे कब्जा अटैक नहीं करेंगे, तो वो सिविलियंस की आड़ में बैठे रहते हैं। बट इस टॉपिक से कैसे आप लोग रिलेट कर पाएंगे? आज क्या डेट है? हाँ, तो 10 मई को शाम के 5 बजे सीज फायर का ऐलान किया गया डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा, अमेरिका के प्रेसिडेंट जी के द्वारा, कि भैया सीज फायर हो गई इंडिया और पाकिस्तान में, यानी कि कोई भी अब आगे से बमबारी नहीं करेगा। 5 बजे के सिद्ध हुआ। विद इन 3 आवर्स इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर पे ड्रोन फेंकने शुरू कर दी, बम फेंकने शुरू कर दी। आप लोग कहोगे ये तो गद्दार हैं, गद्दारी करे बे। बिल्कुल बिल्कुल गद्दारी करे बे। कभी भी मैंने ऑनलाइन आके बात नहीं बोली, मैं इंस्टाग्राम मेरा स्ट्रांग है, मेरे साथ बच्चे बहुत सारे जुड़े हुए हैं, मैंने कोई स्टोरी नहीं डाली, कुछ नहीं किया कि नहीं भाई नहीं, ये चीज थम जाएगी, हमें नफरत नहीं। लेकिन व्हाट दे डिड इज रियली डिसहार्टन। अब यहां पे आपको इससे एग्जाम्पल पता चलेगा क्यों, क्योंकि पाकिस्तान में बेटा जो मिलिट्री है वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं मानती, ये आर्मी सुनती ही नहीं है। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ धर्म, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, यही है। तो द थिंग इज कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के नाम पे भी डेमोक्रेसी नहीं है। तो क्वेश्चन बनता है यहां से, आप प्लीज लिख लीजिए, व्हाई पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ could not be called democracy। कह रहे हैं परवेज मुशर्रफ के नाम पे क्यों पाकिस्तान में डेमोक्रेसी होते हुए भी डेमोक्रेसी नहीं है। आइए समझते हैं। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ एक मिलिट्री साजिश के हेड थे, मिलिट्री ग्रुप के, मिलिट्री जो पूरा रेगुलेट करते हैं उनके हेड थे। अक्टूबर 1999 की बात है। इन्होंने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा पटका और अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री घोषित कर दिया। अपने आप को अपने पावर से चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित किया, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपनी डेजिग्नेशन चेंज कर दी एज प्रेसिडेंट। तो ये मिलिट्री के लीडर बन चुके थे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट। 2002 में इन्होंने रेफरेंडम घोषित किया। रेफरेंडम का मतलब होता है बच्चों एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जो लोगों के आगे रखा जाता है, जो लोग हैं वो कहते हैं हाँ या ना। लेकिन ये रेफरेंडम भी इन्होंने जो घोषित किया वो माल प्रैक्टिसेस बेस्ड था, यानी कि घपले करे हुए थे। लोग कह रहे हैं नहीं हम नहीं चाहते तुमको बनाना, लेकिन ये सुन रहे हैं हाँ तुम ही बनो। नहीं सुनी गई। दुनिया की नजर में रेफरेंडम हुआ, लेकिन वो लोकली इलीगल था, कुछ नहीं माना, एंड खुद की पावर्स को एक्सटेंड कर दिया, अपने आप के कार्यकाल को 5 साल और एक्सटेंड कर दिया, यानी कि अपनी पावर्स मल्टीप्लाई कर दी इस रेफरेंडम के तहत। अगस्त 2002 में इन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया, जिसके तहत इन्होंने संविधान में चेंजेस लाए, और वो चेंजेस भी क्यों थे? प्रेसिडेंट की पावर बढ़ाने के लिए, और ये खुद क्या थे? प्रेसिडेंट। Meanwhile, after passing this legal framework order, elections were held to the national and provincial assemblies। देख रहे हो, कह रहे लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर तो इशू कर दिया, अपनी पावर्स बढ़ा ली। दुनिया की नजरों में नेशनल, सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे इलेक्शंस भी करवाए, बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद द मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल मुशर्रफ। यानी कि सपोज मैं आपको कहूं हमारे दिल्ली में, दिल्ली तो चलो एक यूनियन टेरिटरी होगी, बट स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी की है, रेखा गुप्ता सीएम, सेंट्रल पे मोदी जी हैं बीजेपी। लेकिन आप ये सोचो दोनों के इलेक्शंस हो और ये दोनों नेता बने, लेकिन सुनी किसकी जाए? मिलिट्री की। ये चल रहा था पाकिस्तान में, चल रहा है पाकिस्तान में। तो द सेम थिंग हैपेंस इन मेनी डिक्टेटरशिप्स एंड मोनार्कीज। इसीलिए हमने यहाँ पे कंक्लूड किया है कि भैया डेमोक्रेसी ये नहीं है सिर्फ इलेक्शंस होना। डेमोक्रेसी वो है
जिसमें फाइनल डिसीजन किसके हाथ में होगा? जिसको लोगों ने चुना है, वहां का नेता, वहां का प्राइम मिनिस्टर, ना कि वो जो मिलिट्री का लीडर है। तो ये एग्जाम्पल से हमें क्या कंक्लूड हुआ है? द फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, फीचर नंबर 1 क्लियर? अगर अब तक सब कुछ क्लियर हुआ है तो कमेंट्स में थम्स अप दो। सबसे पहले कमेंट्स में थम्स अप दो। दूसरी चीज तुम क्या करोगे? मुझे एक आंसर दो। तुम मुझे ये बताओ कि कौन सी कंट्री में अभी भी मोनार्की है? एग्जाम्पल दो, कौन सी कंट्री में अभी भी मोनार्की है? अगर तुम रिकॉर्डेड में देख रहे हो तो फिर टाइम स्टैम्प डाल के लिखना। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, एक एक कमेंट में पढ़ती हूँ। चलो, ये एक पिक्चर यहां पे मिस हुई हमसे। ये पिक्चर क्या दिखा रही है कि मिलिट्री ने डेमोक्रेसी को कवर अप किया हुआ है। मिलिट्री ने डेमोक्रेसी को कवर अप किया हुआ है, को संभाला हुआ है, को रखा हुआ है अपने अंडर। ठीक है जी, क्लियर है जी एकदम? कोई डाउट यहां तक तो कमेंट्स में दे दो। चलिए आगे, अब बात करते हैं सेकंड फीचर की, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वाली। चाइना में इलेक्शंस होते हैं आफ्टर एवरी, अब इसमें हमने एग्जांपल लिए 2, हम चाइना का भी लेंगे, हम मैक्सिको का भी लेंगे। आजा मैक्सिको चलिए, आजा मैक्सिको चलिए, वही वाला मैक्सिको में करेंगे। और चाइना वही चाइना जो पाकिस्तान का पूरा साथ दे रही है इस टाइम पे, वही वाली। चाइना में इलेक्शंस जो हैं वो हर 5 साल में कंडक्ट कराए जाते हैं कंट्री के पार्लियामेंट का नाम है, 1 मार्कर क्वेश्चन है, क्वांगू रेडमिन दाएबोय धाउई, जिसको प्यार से आसान भाषा में बोलते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। आप ये कह सकते हो कि चाइना में ना 1 पार्टी सिस्टम है, चाइना में एक ही पार्टी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, इसी के मेंबर्स बनते हैं लीडर। गवर्नमेंट इज ऑलवेज फाउंड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, दस पीपल ऑफ चाइना डू नॉट हैव एनी सीरियस चॉइस। तो लोगों के पास एक्चुअल में चॉइस होती ही नहीं है। वही मैक्सिको की भी बात कर लेते हैं। हमने चाइना में क्या पढ़ लिया बेटा? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं है। क्यों? क्योंकि फेयर क्यों नहीं है? क्योंकि चॉइस ही नहीं दे रहे लोगों को भाई, लोगों के पास ऑप्शंस ही नहीं है, लोगों के पास एक ही ठप्पा लगाना है, कम्युनिस्ट पार्टी, वही जीतेगी। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन केस ऑफ मैक्सिको। ऑल्टरनेटिवली सिंस इट्स, देखिए जब से मैक्सिको क्या कहते हैं, क्या हुआ सर? एकदम क्लियर आ रहा है ना ये? एक सेकेंड, इंडिपेंडेंट हुआ 1930 में। मैक्सिको ने हर 6 साल बाद, चाइना में हर 5 साल, 1 मार्कर क्वेश्चन, मैक्सिको में हर 6 साल बाद इलेक्शंस होते थे अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। लेकिन 2000 तक, बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज वॉन बाय अ पार्टी कॉल्ड PRI। हर बार 2000 ईयर तक हर बार एक ही पार्टी जीती थी जिसका नाम था PRI। PRI मतलब उल्टा है इसका फुल फॉर्म, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। तो मैक्सिको में एक ही पार्टी बार बार जीतती चली जा रही है। ओपोजिशन पार्टीज कंटेस्टेड इलेक्शंस बट नेवर मैनेज टू विन। होती थी ओपोजिशन में पार्टीज होती थी, लेकिन कभी वो जीत नहीं पाती थी। रीजन बताती हूँ। PRI यूज करती थी डर्टी ट्रिक्स, गंदी गंदी हरकतें, लोगों के साथ गंदी गंदी हरकतें। मतलब एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज हैड टू अटेंड पार्टी मीटिंग्स ऑफ PRI। गवर्नमेंट टीचर्स को जबरदस्ती बोला जाता था कि पेरेंट्स जब PTM में आएंगे उनको बोलो कि हम आपके बच्चे को तभी पास करेंगे जब आप PRI को वोट दोगे। मीडिया भी ओपोजिशन की पार्टीज को क्रिटिसाइज करती थी। पोलिंग बूथ्स जहां पे वोट देते हैं, EVMs इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसको एंड टाइम पे वोट देने जा रहे हैं लोग, यहाँ EVM होती है उस जगह पे जा रहे हैं, वहां पे EVM ही नहीं है, गायब कर देते थे ताकि लोग वोट ही ना दे पाए और वापस से वही पार्टी रूलिंग पार्टी बन जाए। रीडिंग दीज एग्जाम्पल्स वी गेट अ सेंस दैट डेमोक्रेसी यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी सिर्फ इलेक्शंस हो रहे हैं लेकिन लोगों के पास तो फेयर चांस है ही नहीं। Democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing. तो डेमोक्रेसी क्या होनी चाहिए? सेकंड फीचर हमने क्या पढ़ा था? डेमोक्रेसी वो होनी चाहिए
जहां पे लोगों के पास फेयर मैनर में वोट करने की ताकत हो और जो रूलिंग पार्टी है वो हारने का भी चांस रखे, सिर्फ अपनी डर्टी डर्टी ट्रिक्स यूज करके जीतने पे ही ना फोकस रखे। होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ एनी काइंड इज नॉट सफिशिएंट। सिर्फ इलेक्शंस होल्ड करना ही सफिशिएंट नहीं होता, इलेक्शंस में रियल चॉइस होनी चाहिए। इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज दिस चॉइस टू रिमूव द, और इसी चॉइस से लोग रूलिंग पार्टी को हटा भी पाएंगे। अगर चॉइस ही नहीं होगी तो यार वो एक पार्टी जीतती चली जाएगी। तो ये हमने फीचर 2 में कंक्लूड किया, और ये इसकी एक पिक्चर है। ये कार्टून क्या है, बिल्डिंग डेमोक्रेसी, ये लैटिन अमेरिका में पब्लिश किया गया था, जहां पे आप देख सकते हो ये पैसों का ढेर है। ये पैसों के ढेर से अगर जिसके पास पैसा है वो ही जीत रहा है, क्योंकि लोगों को करप्शन किया जा रहा है, पैसों से ईवीएम्स गायब किए जा रहे हैं, टीचर्स को पैसे दिए जा रहे हैं पेरेंट्स को मैनिपुलेट करने के लिए। तो ये पैसों से ही सब हो रहा है, ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, अनफेयर मीन्स ऑफ इलेक्शंस आर यूज्ड है। क्लियर? फीचर 2 इज क्लियर। लेट्स मूव टू द थर्ड फीचर नाउ। तीसरे फीचर पे चले, हमारे जिम्बाब्वे का केस आएगा। ओके, तीसरा फीचर था 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। ठीक है, हर एक इंसान एक ही वोट देगा और उसकी एक ही वैल्यू होगी। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी जो है एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल इक्वालिटी पे वर्क करनी चाहिए, यानी कि लोगों के पास इक्वल चांस ऑफ विनिंग हो। However, there are many instances. Instances का मतलब होता है बेटा examples. There are many examples of denial of equal right to vote. बहुत जगह देखा गया है कि equal right to vote नहीं मिलता है, जैसे कि 2015 में सऊदी अरेबिया में women के पास right to vote नहीं था। Till 2015 women do not have right to vote. औरतों के पास वोट देने का अधिकार नहीं था। बेटा जी, जितना भी हमारा इकोनॉमी, हमारा देश बढ़ जाए, औरतों के प्रति इनइक्वालिटी बहुत समय से देखी गई है, एंड इट्स अ हार्ड फैक्ट। ये तो सिर्फ वोटिंग राइट की बात है, हम बेसिक बातों की भी अगर बात करें, इफ अ वुमन इज वर्किंग एंड अ मैन इज वर्किंग, स्टिल दे आर परफॉर्मिंग मल्टीपल रोल्स। इफ अ मैन इज वर्किंग एंड कमिंग बैक टू होम, वो आएंगे, वो कपड़े चेंज करेंगे, बच्चों के साथ खेलेंगे, टीवी देखेंगे, या अपने ऑफिस का ही कोई पेंडिंग वर्क करेंगे। एक औरत काम से आएगी तो वो क्या करेगी, सबसे पहले डिनर बनाएगी, अपने बच्चों का स्कूल का काम देखेगी, उसे होमवर्क कराएगी, उसकी ड्रेस प्रेस करेगी, अगले दिन का स्कूल का बैग लगाएगी, सुबह के नाश्ते का सोचेगी। रोल्स आर डिफरेंट, जितनी भी इकोनॉमी ग्रो हो जाए। ये स्टीरियोटाइप्स बन चुका है और इसे कोई चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन वोटिंग राइट्स तो एक पॉलिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको पता है वोटिंग राइट्स भी क्यों नहीं देते थे? ये मानते थे कि विमेन के पास अपना दिमाग ही नहीं होता। विमेन आर सबऑर्डिनेट टू देयर हस्बैंड्स और देयर फादर्स, दैट्स व्हाई। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी हमने पढ़ा है। दूसरा एग्जांपल है एस्टोनिया का। एस्टोनिया में जो लोग थे, रशियन माइनॉरिटी थी वहां पे, मतलब कि जो रशिया से लोग वहां पे माइग्रेट करके आए थे वो लेस इन नंबर थे, इसलिए उनको राइट टू वोट नहीं था। Estonia has made its citizenship rules in such a way that people belonging to the Russian minority found it difficult to get right to vote. तो रशिया के जो लोग वहां पे रहते थे, रशियन पीपल एस्टोनिया में जो रहते थे, उनके पास राइट टू वोट नहीं था। ठीक है, उसके पास राइट टू वोट नहीं था। तीसरा भी एक एग्जाम्पल है इसका, फिजी। फिजी में क्या था, 2 तरीके के लोग थे, एक तो फिजी के ही और एक इंडियन फिजी, जो इंडिया से माइग्रेट करके फिजी में गए थे, उनके पास भी वहां राइट टू वोट नहीं था। तो ये एग्जाम्पल आपको दिया गया है 1 वोट 1 वैल्यू 1 पर्सन का, कि भैया एस्टोनिया, आपने सऊदी अरेबिया में देखा वुमेन के पास राइट टू वोट नहीं है, आपने एस्टोनियन में देखा जो माइनॉरिटी में लोग हैं उनके पास राइट टू वोट नहीं है, आपने फिजी में देखा जो लोग बाहर से माइग्रेट करके आए उनके पास राइट टू वोट नहीं है। डेफिनेटली दे आर नॉट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। The feature of democracy highlights that in a democracy, हर एक अडल्ट सिटीजन के पास, अडल्ट मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब 18+ के पास राइट टू वोट होना चाहिए, और उस वोट की एक ही वैल्यू होनी चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है। ये यहाँ पे आ गया, पॉलिटिकल इक्वालिटी पे होना चाहिए और एक वोट एक वैल्यू होना चाहिए, जो यहाँ पे डिनाई किया जा रहा है। ये देखिए, एट लास्ट 1 man 1 value, I used it better when I was the
कह रहे हैं भैया कोई वन वैल्यू नहीं मिल रही है, यहाँ पे वन वोट वन वैल्यू डिनाई किया जा रहा है। अब आता है रूल ऑफ लॉ की बारी एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। कि राइट्स जो है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बेसिक राइट्स हैं, उसको हर कोई ओबे करे। आइए एग्जाम्पल लेते हैं जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे को अटेंडेंस नहीं, इंडिपेंडेंस मिली व्हाइट माइनॉरिटी रूल से 1980 में। एंड फ्रॉम देन द कंट्री हैज बीन रूल्ड बाय द पार्टी जानू पीएफ। जानू, हम बोलते ना बाबू सोना जानू, ये बोला जानू नहीं है, ये है जानू पीएफ। जिनके लीडर थे, जानू पीएफ पार्टी का नाम है, जैसे हमारे यहाँ बीजेपी, ये जानू पीएफ पार्टी का नाम है, और इनके लीडर का नाम है रॉबर्ट मुगाबे। इन्होंने कंट्री को रूल किया जब से जिम्बाब्वे इंडिपेंडेंट हुई थी व्हाइट रूल से। इवन इफ इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली, हमेशा कौन जीता था? वही जानू पार्टी। प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिसेस। ये भी डर्टी ट्रिक्स यूज करते थे बच्चों, अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज करते थे इलेक्शंस में। देयर वॉज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। इन्होंने लॉ बनाया कि कोई भी प्रधान, ये कौन हो गए आपके, राष्ट्रपति की बातों को क्रिटिसाइज नहीं करेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, हम कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो फ्रीडम नहीं थी। टेलीविजन, रेडियो को गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती थी और रूलिंग पार्टी की ही अच्छाइयां दिखाई जाती थी। There were independent newspapers, but the government harassed those journalists who went against it and so. और अगर कोई भी इनके खिलाफ जाता था तो ये उनको पनिश करते थे। जैसे रिसेंटली अभी अपडेट आया कि आज तक बहुत सारी बेकार न्यूज दिखा रहा है जिसमें बिलीव ही ना हो, और हम लोग बिलीव करते भी हैं क्योंकि मीडिया जो दिखाएगी वो हम मानेंगे। तो अगर मीडिया रॉबर्ट मुगाबे के बारे में अच्छा अच्छा दिखाएगी तो लोग मानेंगे। मुझसे मेरे ऑफलाइन के बच्चे पूछते हैं, मैं ऑफलाइन में जब पढ़ाती हूँ तो दे आस्क कि मैम ऐसा क्यों है, लोग वहां पे रिटेलिएट नहीं करते थे क्या? बिल्कुल करते होंगे, बट मस्ट बी दे आर सो पावरफुल कि नहीं सुनाई दे रहा, वो लोगों को नहीं सुन रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान के क्या कोई भी लोग नहीं होगा जो शांति चाहता होगा? होंगे, लेकिन ये मिलिट्री नहीं मान रही। Does not a democratic government. Democratic government rules within limits set by the. तो ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ही नहीं, क्योंकि ये एक लिमिट्स में काम करती है। ऐसा नहीं है मोदी जी उठेंगे अखाड़े में आएंगे और आ जाओ करेंगे। संवैधानिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही देश को संभाला जाएगा। Chinese government blocked free flow of information on the internet by placing restrictions on popular websites like Google, Yahoo. उनका अपना, आपको पता है ना, उनका अपना गूगल है, उनका अपना ही फेसबुक है। वो लोग अपनी पर्सनल चीज़ों को बाहर नहीं निकालते हैं। The image of tanks and an unarmed student reminds the reader of another major event in recent Chinese history. तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि कैसे ये लोग लोगों को अलाउ ही नहीं करते थे ओपन अप होना, या इनकी आइडियोलॉजीज बाहर किसी कंट्री में लीक हो। ये बहुत प्रोटेक्टिव थे अपने आप को लेके। जैसे हम लोग होते हैं ना, कि हमारे पास अगर पर्सनल फोन है तो हमने पहले लॉक लगाया होता है, फिर हमने व्हाट्सएप पे लॉक लगाया होता है कि भैया हमारी बातें मम्मा ना सुन लें। हमने इंस्टाग्राम पे पासवर्ड लगाया होता है, उसको बार बार हम लॉग आउट करके जाते हैं कि कोई फोन भी हाथ लगाए तो ना। फेस आईडी लगा रखी है, वॉलपेपर लगा रखा होता है, नोबडी विल डेयर टू टच माय फोन टाइप्स होते हैं ना टीनेजर्स। ये ऐसा करते हैं कि मेरे फोन कोई हाथ ना लगाए, मम्मी पापा आपने मेरा फोन क्यों चुना, क्यों हाथ लगाया, ऐसा हम बोलते हैं। तो ये जो प्रिवेसी आप लोग रखना चाहते हैं, आई डोंट नो किस चीज की प्रिवेसी 9th क्लास में होती है, बट होती है, चलो अपनी पर्सनल स्पेस है। यही चीज चाइनीज गवर्नमेंट ने कर रखी थी, अपनी पर्सनल कंट्री की कोई भी बात बाहर ना जाए। दे यूज ऑल द इंटरनेट इंजन अपने आप के, खुद के। तो दीज वर द एग्जाम्पल्स, डिफरेंट एग्जाम्पल्स जो दिखाए गए हैं, एक एक फीचर को डिस्कार्ड करते हुए, एक एक फीचर को गलत प्रूव करते हुए कि डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शंस लेना नहीं होता है। पाकिस्तान में हमने पढ़ा कि फाइनल डिसीजन वहां पे मिलिट्री ले रही है, ना कि सरकार। हमने चाइना में पढ़ा कि वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं क्योंकि सिर्फ एक सिंगल पार्टी रूल कर रही है। हमने मेक्सिको में पढ़ा कि पीआरआई डर्टी ट्रिक्स यूज कर रही है। हमने 3 एग्जाम्पल पढ़े जिसमें वन वोट वन वैल्यू हो ही नहीं रही, जैसे कि इस्टोनिया, फिजी एंड एक और कौन सी थी, सऊदी अरेबिया। फिर हमने जिम्बाब्वे का केस पढ़ा जहां पे ये भी डर्टी ट्रिक्स यूज कर रहे हैं, संविधान के हिसाब से सरकार नहीं चलाई जा रही है।
तो कंडीशंस फॉर आइडियल डेमोक्रेसी, तो होती क्या है ये डेमोक्रेसी? बेटा आइडियल वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है ना, किसी की आइडियोलॉजी कुछ और हो सकती है, किसी की कुछ और, लेकिन यहाँ पे आइडियल वर्ड का मतलब है जिसमें सारी परफेक्शन हो. वी नेवर से डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वी ऑलवेज से इट इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अमंगस्ट ऑल, अमंगस्ट एवरीथिंग. मिलिट्री रूल, आर्मी रूल, मोनार्की, डिक्टेटरशिप, सब में से सबसे अच्छी है डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी की क्या आइडियल्स हैं? होते ना कि तुम कैसी लड़की चाहते हो, तुम कैसा करियर चूज करना चाहते हो, तुम क्या बड़े होके बनोगे, क्या सोचा है, ये आइडियल्स. आपका आइडियल कौन है? यहाँ पे भी डेमोक्रेसी के लिए आइडियोलॉजीज रखी गई है. देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी इंक्लूडिंग पॉलिटिकल ओपोजिशन. एक पर्टिकुलर स्पेस होनी चाहिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए, चाहे वो हारी है चाहे वो जीती है, अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए. दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स टू द सिटीजन. और हर एक लोगों को अधिकार मिलने चाहिए. दे शुड बी फ्री टू थिंक, टू हैव ओपिनियंस, टू एक्सप्रेस दिस इन पब्लिक्स, टू फॉर्म एसोसिएशंस, टू प्रोटेस्ट, टू मेक अदर पॉलिटिकल एक्शंस. हर एक के पास बोलने का, एक्सप्रेस करने का, अपनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने का, अपने एसोसिएशंस, ग्रुप बनाने का अलाउंस होनी चाहिए. देखिए बेटा ये सारी एक्ट्स तब लगते हैं जब आप किसी और को हार्म ना पहुंचाओ. बस आप कुछ भी ऐसा ना बोलो कि भैया फ्रीडम टू एक्सप्रेस है, मैं बाहर निकल रही हूँ, अरे इसकी शक्ल अच्छी नहीं है, ले धड़ा, मेरे पास तो भैया फ्रीडम है. ऐसी फ्रीडम नहीं. किसी को नुकसान नहीं पहुंचना, किसी को हार्म नहीं पहुंचना, किसी को दुख नहीं होना चाहिए. ये फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ. सब बराबर हो. इंडिपेंडेंट जुडिशरी एज गार्जियन ऑफ राइट्स शुड प्रोटेक्ट दीज राइट्स. तो जुडिशरी, वी कॉल जुडिशरी एज द एम्पायर ऑफ द होल नेशन. तो ये सबके लिए इक्वल रहे, जस्टिस प्रोवाइड करे. देयर आर सम कंडीशंस दैट अप्लाई टू द वे ऑफ गवर्नमेंट इज रन आफ्टर द इलेक्शंस. कैसे सरकार चलेगी इसी हिसाब से चलनी चाहिए जैसे संविधान कहता है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू व्हाटएवर इट लाइक्स सिंपली बिकॉज इट हैज वन. ऐसा नहीं है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी जीत गई है तो उसका जो मन में आए वो करेगी. नहीं 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 नहीं, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही काम करना होगा. तो व्हाट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू. तो क्या है, क्या एक्सपेक्टेशन है हमें डेमोक्रेसी से? हर एक माइनॉरिटी को भी रिस्पेक्ट मिले, हर एक मेजर डिसीजन कंसल्टेशंस के बाद लिए जाएं. ये नहीं है एक इंसान बोल रहा है कर दो तो कर दो. ये डिक्टेटरशिप या मोनार्की नहीं है, डेमोक्रेसी है जहां कंसल्टेशंस होती हैं. हर एक ऑफिस बेरर हैज सर्टेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड. बिल्कुल बेटा, एट प्रेजेंट मोदी से ज्यादा मिलिट्री ऑफिसर्स के इंटरव्यूज आ रहे हैं. राइट, हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है यार. मिसाइल चला रही हैं औरतें, योमिका जी, कुरैशी जी, कमाल कर रही हैं औरतें. Each of these is accountable not only to the people but also to other independent official. हर एक के लिए अकाउंटेबल का मतलब होता है बेटा रिस्पॉन्सिबल. रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए सरकार. ये ना सोचे कि मैं जीत गई हूं तो मैं ही मैं हूं. ये मैं ही मैं वाली बात तो हम लोग किसी में भी नहीं आनी चाहिए. आज हम हैं कल नहीं है. कभी भी ये मत सोचो कि आई एम द बेस्ट. ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, बिकॉज ओवर कॉन्फिडेंस वाले लोगों से गलतियां ज्यादा होती. तो डेमोक्रेसी में जो पार्टी जीती है अगर वो सोचे कि अरे बाबा मुझे तो लोगों ने चुना है अब तो मैं जो मर्जी करूं, नहीं, लोगों ने चुना है तो लोग अगले बार हटा भी सकते हैं. फीचर नंबर 4 इज जिम्बाब्वे से जो पता चला हमको, कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपनी लिमिट्स में ही काम करेगी जो सेट किए गए हैं बाय द लॉ, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज व्हाट जिम्बाब्वे रिप्रेजेंटेड. Clear till now? Okay, tell me which party ruled Mexico? Which party ruled Mexico? With full form लिखना. Okay. Next is demerits या फिर cons. Cons मतलब होते हैं बुराइयां. Demerits. बुराइयां करेंगे अब हम डेमोक्रेसी, गॉसिप्स करेंगे. मजा आता है ना गॉसिप करने में. ये तेरे को पता है उसने ये किया, ये तेरे, हम लड़कियों को तो बहुत मजा आता है गॉसिप करने में. गॉसिप पता ही नहीं चलता 1 घंटा कब बीत जाता है सहेली से फोन पे गॉसिप करते करते. तो यहाँ पे हम डेमोक्रेसी की गॉसिप करेंगे, बुराई करेंगे. बुराइयां क्या क्या है? लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी लीडिंग टू इंस्टेबिलिटी. तो देखिए एक और बात बेटा, जब भी हम आंसर्स लिखते हैं वी ट्राई टू हाईलाइट. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आ जाए राइट द डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी,
ये सारे पॉइंटर्स हैं, या तो आप इसको अंडरलाइन कर दीजिए या फिर आप इसकी हेडिंग बना दीजिए, जैसे कि लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। तो इसके बाद आप इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन क्या है कि भैया यहाँ पे हर 5 साल, जैसे हमारे यहाँ 5 साल, मैक्सिको में 6 साल थे, तो हर ये जो लीडर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, जिससे इंस्टेबिलिटी आ जाती है। अब आप कहोगे मैम 5 साल बाद तो चेंज हो रहा है, 5 साल तो बहुत बड़ा अमाउंट है। क्या मोदी जी को आपको 5 महीने में समझ आ जाएंगे वो? उनके तौर तरीके नहीं। तो इसीलिए लीडर्स कीप्स ऑन चेंजिंग, ये एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। डेमोक्रेसी में कंपटीशन होता है, जिसकी वजह से लोगों में मोरालिटी नहीं रहती, वो जीतने के लिए किसी भी हद तक चले जाते। अभी जो आपने फीचर्स पढ़े कि भैया संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, क्या फॉलो होते होंगे? नहीं। क्या आप रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलते हो? स्कूल का टाइम है 7:45, पहुंचते हो 8 बजे स्कूल। मैडम कहती है होमवर्क करके आओ, तो होमवर्क वहीं पे टेप के हो रहा होता है। जब मैडम एंटर होती है तो दोस्त की कॉपी से कर रहे होते हो। आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हो, तो सरकार कैसे करती है? नहीं करती है। Many people have to be consulted in a democracy that leads to delays. देखिए, डेमोक्रेसी में प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है जो फॉलो करना होता है। एक एक जगह से बिल पे साइन होते हैं, तो इससे डिले होता है, डिले इन डिसीजन मेकिंग होता है। अब आप ये मत बोलना कि अच्छा भी तो आता है डिसीजन, वो क्वालिटी में, वो इसके प्रॉज में बताएंगे, मेरिट्स में बताएंगे। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, जिसकी वजह से कई बार बैड डिसीजन भी लिए जाते हैं, बिल्कुल लिए जाते हैं, कई बार बहुत बैड डिसीजन लिए जाते हैं। लेकिन फिर इसके फीचर्स में बताया गया कि अगर वो बैड डिसीजन ले लिए गए तो उसको रेक्टिफाई कर सकते हो, आप ठीक कर सकते हो। करप्शन बेटा, इलेक्शन में कंपटीशन की वजह से करप्शन होता है, पैसे खिलाए जाते हैं। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। ऑर्डिनरी पीपल को तो बेटा ज्यादा कुछ पता ही नहीं है, तो कभी कभार वो वोटिंग से गलत लोग को भी जितवा देते हैं। फ्रॉम दीज आर्ग्यूमेंट्स we can see that democracy may not be the ideal form of government. इन सब से हम ये देखते हैं, क्या पता ये एक आइडियल फॉर्म ना हो। तभी तो मैं कहती हूँ बेटा ये सब बुराइयां हैं, तो ये बेस्ट नहीं है, ये बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। However, we will see if democracy is better than other form of government, इसलिए तो हम इसको चुनते हैं। है कुछ बुराई तो मुझ में अच्छाई भी, डेमोक्रेसी गाना गा रही है कि भैया है कुछ बुराई तो मुझ में अच्छाई भी, साथ मेरे चल सके तो बड़ा कदम, मेरी कमजोरियों से कर सके जो प्यार तू, कर दे इकरार नहीं ते कर दे इनकार तू। तो लोगों के सामने डेमोक्रेसी यही कहती है, अगर तुम मेरी इन प्रॉब्लम्स को झेल सकते हो तो मुझे चुन लो। और तो हम लोगों ने चुन लिया, इनको चुन लिया। अब ये है मेरिट, प्रॉज या आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। अब प्यारी प्यारी बात, बहुत कर ली बुराइयां मेरी डेमोक्रेसी की, अब कुछ प्यारी प्यारी बातें करेंगे उनके बारे में। पहली चीज, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट क्योंकि ये बहुत अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल मतलब रिस्पॉन्सिबल। एग्जाम्पल ले लो इंडिया एंड चाइना की फैमिलीज का इन 1958 to 61। जब चाइना बहुत ज्यादा बुरी तरह हिट हुई थी, इंडिया डिड नॉट फेस एज बैडली, बल्कि हमारी कंडीशन इतनी भी ठीक नहीं थी तब भी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सरकार थी। लेकिन चाइना में वन पार्टी सिस्टम। Reason for this could be that India responded to the food scarcity in a way that the Chinese government did not. Here we see that democracy is better than any other form of government in responding to the needs of people. हमने फटाफट से उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जहां पे शायद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इतनी दिल से नहीं सोच पाई, क्योंकि ये लोगों को इन्वॉल्व नहीं करती। डेमोक्रेसी क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करती है। अभी मैंने आपको इसकी बुराई में बताया कि बहुत लोगों से कंसल्ट किया जाता है, लेकिन बच्चों जब हम बहुत लोगों से कंसल्ट करते हैं तो हमें बहुत चीजों की बातें पता चलती हैं जो कि समाज के लिए बेनिफिशियरी या नुकसानदेही भी हो सकती हैं। तो इसीलिए डिसीजन क्वालिटी होता है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं आपके, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन, इलैबोरेट, एक्सप्लेन। यहाँ पे आपको क्या बताना होगा कि भैया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करती है, मीटिंग्स रखती है, डिस्कशन करती है, और जितनी भी पॉसिबल मिस्टेक्स होती हैं वो निकालती है। However, the advantage of taking time over important decision is that it reduces the chance of yes,
माना समय ज्यादा लेती है, लेकिन गलतियां कम होती हैं अगर बहुत लोगों से कंसल्ट किया जाएगा तो। डेमोक्रेसी डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट से डील करने का मेथड देती है। कोई भी लड़ाइयां हो रही हैं, कोई भी गलत डिसीजन ले लिया, उसको भैया ये क्लैरिफाई कर सकती है। कोई भी सोसाइटी जहां लोग हैं, उनके ओपिनियंस में डिफरेंस है, ये उन डिफरेंस को सही करने में मदद करती है, क्योंकि ये ऐसे डिसीजन लेती है जो रिलीजन बेस्ड, कास्ट बेस्ड नहीं होते, जो इक्वालिटी बेस्ड होते। People belong to different regions, speak different language, practices different religions, and have different caste. The preferences of one group can clash with those of other. How do we resolve such conflict? Democracy provides the only peaceful solution to this problem. Democracy में कोई भी permanent winner नहीं है या loser नहीं है। हम सब आसान से रह सकते हैं, क्योंकि अगर सरकार एक रिलीजन या एक कास्ट को फोकस करेगी तो बेटा ये डेमोक्रेसी है ही नहीं। हमारे यहाँ अलग अलग कल्चर, भाषा, कलर वाले लोग रहते हैं, सबके अपने कल्चर को अपनाने का मौका देती है। सब अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के अपनी सभ्यता को चलाते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं। वो ये नहीं कहती कि सिर्फ हिंदी ही बोलो या इंग्लिश ही बोलो। हर एक रिलीजन भाषा बोल सकते, हर तरीके के कपड़े आप पहन सकते, हर तरीके की जगह आप जा सकते, ये वो करती है सरकार। तो डेमोक्रेसी इनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजंस, यानी कि यहाँ पे पॉलिटिकल इक्वालिटी है, जिसकी वजह से लोगों के पास अपनी यार एक सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाती है कि हाँ हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड राइट्स। डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि अपनी गलतियों को खुद ठीक कर देती है। हेडिंग के साथ एक्सप्लेनेशन दी है हर एक चीज की, ताकि अगर आपको अकेला कोई फीचर भी आ जाए तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाओ 3 नंबर में पॉइंटर्स डाल के। कोई भी गवर्नमेंट गारंटी तो नहीं करती कि वो मिस्टेक्स नहीं लेगी, तो मिस्टेक्स तो होती हैं, लोगों के सामने भी आती हैं, लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेसी अपने मिस्टेक्स को ठीक कर सकती है, कह सकती है कि अरे ये गलती हुई है तो हम अब ये वाला रूल को डिस्कार्ड कर दें। So these were the arguments against and for democracy. Now we will be moving to another topic, representative democracy. मैंने आपको बताया था representative democracy वो डेमोक्रेसी है बच्चों जहां हम अपना नेता चुनते हैं। The common form adopted by democracy is representative democracy. In democratic countries, all people do not rule. किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री में हर एक इंसान रूल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हर एक इंसान भेड़ चाल में लग पड़ेंगे तो कैसे जीतोगे? कैसे अगर मैं एक क्लास में एक क्वेश्चन आंसर्स पूछ रही हूँ, सभी बोल रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं कौन बोल गया। जो नहीं भी बोल पाया वो भी आ करके उसको मैम को लगेगा अरे इसको तो आ रहा है ना भाई। सब साथ बोलेंगे तो कैसे चलेगा? अ मेजॉरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजन। तभी लोकसभा है, लोकसभा में सीट्स है, उन सीट्स में मीटिंग होती है। दिस हैज बिकम नेसेसरी फॉर द रीजन गिवन बिलो। मॉडर्न डेमोक्रेसीज में बहुत सारे लोग होते हैं, वो साथ बैठेंगे, साथ में बात करेंगे, तो बेटा टाइम खराब होगा और कन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे। इसीलिए हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना, वो अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बोलेगा और बात हो, तो ये कहलाती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जिसको हमने चुना वो हमारे बिहाफ पे जाके बोलेगा और डिसीजन लेगा। भी वोटर्स, जैसे कभी कभी होता है ना, बच्चा आता है, मम्मी मम्मी आप जाके बोलो, मम्मी आप जाके बोलो ना, वो मेरे से लड़ रहा है, मम्मी आप जाके करो ना। वो आपके लिए रिप्रेजेंटेटिव बन के जा रही हैं, वो आपके बिहाफ पे बोलने जा रही हैं। We voters are angry and we are not going to take it anymore. The liberals have been arrogant. They have broken our trust in government. They stole our money. So on June 28, we are going to do what Canadians do best. We are going to vote them back in. This cartoon was published in Canada just before its parliamentary elections in 2004. Everyone, including the cartoonist, expected the Liberal Party to win once again. When the results came, the Liberal Party lost the elections. Is this cartoon an argument against democracy or for democracy? For है बेटा, रूलिंग पार्टी भी हार सकती है, रूलिंग पार्टी भी हार सकती है, लेकिन ये वोटर्स ने अगर उनको चुना है तो यहाँ पे अगर डिसीजन के हिसाब से, इनके हिसाब से नहीं चुना जा रहा है तो वो गलत है, इनके हिसाब से चुना जाए। नाउ ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, हमने वैसे ब्रॉडर मीनिंग ही पढ़ लिया, एक एग्जाम्पल जैसे देखिए मैंने पढ़ा है, फिर भी डेमोक्रेसी एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हम लाइफ में यूज करते हैं। बेटा सिविक्स को पढ़ाने में इतने एग्जाम्पल्स आ जाते हैं हमारे पास, क्योंकि वी एक्चुअली सी व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट आर वी वाचिंग।
So people use the word democracy not to describe any existing government, but to set up an ideal standard that all democracies must. Democracy हमारी बात सुनेगी, डेमोक्रेसी हमारी बात मानेगी, डेमोक्रेसी हमारी बात कहेगी. ये देखो, ये मुकुल शर्मा जी कह रहे हैं कि मैम डेमोक्रेसी है लेकिन वो तो मेरी सुनती नहीं है. कौन बेटा, कौन नहीं सुनती? उसको भी डेमोक्रेसी का टैग दे दो, सुन लेगी तुम्हारी. फ्रीडम दे दो, सुन लेगी तुम्हारी. डेमोक्रेसी सुनती है, डेमोक्रेसी को सुनना पड़ता है. However, if the ideals of democracy are considered, then no country in the world is correctly democratic. Still, having an understanding of democracy is an ideal will explain why to value democracy. क्योंकि ये लोगों को एक why भी आ गया यार, क्यों चाहिए डेमोक्रेसी. हमने सारे फीचर्स पढ़ लिए. ये हमें मिनिमल डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी में डिफरेंशिएबिलिटी बताती है. However, for a small community, there can be other ways for making democratic decisions. All people can sit together and make, जैसे वो होते हैं पंचायत, ग्राम सभा, ये छोटे लेवल पे भी डिसीजंस ले सकती हैं. रूलर्स लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, फेयर अपॉर्चुनिटी दी जाती है, लोगों को इक्वल बेसिस पे रखा जाता है और बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं. ठीक है जी. So this was your what is democracy, why democracy chapter. Let's check yourself. Let's start checking yourself. आपको अब मेरे साथ साथ आंसर दिखने हैं और मैं यहाँ पे चेक करूंगी, मतलब आंसर दूंगी. पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है. द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. कौन सा वाला, कौन सा वाला, ए बी सी या डी? जल्दी बताओ भाई. मैंने तुमको बोला ये वीडियो वन स्टॉप सोल्यूशन है, ये पीपीटी वन स्टॉप सोल्यूशन है इस चैप्टर की. इस वीडियो को देख के लाइक करना, अगर पहली बार इस चैनल पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि भाई उनके पास भी बहुत बहुत मेहनत लगती है हर एक चीज को एक सिस्टमैटिक वे में बताने में. तो यार उस मेहनत को पूरा करना, बस यही तो चाहते हैं हम. डेमोक्रेशिया, इट्स डेमोक्रेशिया. ओके, डेमोक्रेशिया. डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. किसने ये बात कही, किसकी ये डेफिनेशन थी? एंड बेटा 9th क्लास थोड़ी सी टफ है, शुरुआत से ही पढ़ना शुरू करना है. आपको इसी चैनल पे अब वीकली लेक्चर्स मिलते रहेंगे. मैथ्स का आई होप आप देख चुके होंगे. इंग्लिश का स्टोरी फॉर्मेट में दीपिका मैम के थ्रू आया, अब मेरा आ गया. साइंस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. आशु सर का अलग चैनल है, आशु घई 9th 10th, जहाँ पे 9th के साइंस के लेक्चर्स चल रहे हैं. तो वहाँ साइंस के, यहाँ मैथ्स, इंग्लिश और एसएसटी मिलेगी आपको. अब्राहम लिंकन. नेक्स्ट इज व्हेन डिड जिम्बाब्वे अटेन इंडिपेंडेंस? यस, कब मिली इंडिपेंडेंस जिम्बाब्वे को? 1980 में व्हाइट माइनॉरिटी रूल से. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट सेट बाय. कौन सेट करता है डेमोक्रेसी के लिए लिमिट्स? संविधान. वेरी गुड. नेक्स्ट, असर्शन रीजन. फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी. Feminist movement is a reflection of democracy. हाँ जी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन डेमोक्रेसी में जरूरी है. फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट मतलब जो इक्वालिटी रखते हैं मेन एंड वेमेन में, ये डेमोक्रेसी का रिफ्लेक्शन है. तो बातें दोनों सही है लेकिन आपस में रिलेट नहीं करती. वो अलग बात कर रहे हैं, ये अलग बात कर रहे हैं. अब हम बात करेंगे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, लेकिन अभी एमसीक्यू के 2 क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन में आने वाले हैं. जैसे डेमोक्रेसी की डेफिनेशन आपको आ सकती है, पॉइंटर्स में पूरी मैंने यहाँ पे दे दी है कि रूलर इलेक्ट किए जाते हैं, फॉर द पीपल बाय द पीपल वाला आप कर सकते हो, किस वर्ड से आया आप लिख सकते हो. फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी आ गया है कि भैया फाइनल डिसीजन किसके हाथ में होना चाहिए. बेटा फीचर्स और मेरिट्स में फर्क है. फीचर्स वो जिसमें हमने क्या किया है, एक एक एग्जाम्पल कि भैया फाइनल डिसीजन इलेक्टेड के पास होना चाहिए, फ्री एंड फेयर होना चाहिए. इसके बाद हमने क्या करा, 1 वोट 1 वैल्यू होना चाहिए. उसके बाद हमने क्या करा कि रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए गए हैं जो उसके अकॉर्डिंग ही सरकार चलनी चाहिए. अब ये मेक्सिको का केस मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि भैया यहाँ पे पार्टी मीटिंग्स को अटेंड करना कंपलसरी था, टीचर्स फोर्स करते थे पेरेंट्स को, मीडिया अपोजिशन पार्टी की बातों को इग्नोर करती थी, पोलिंग बूथ्स को शिफ्ट कर देते थे और पीआरआई बहुत पैसा लगाती थी जीतने के लिए. आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट लीड्स टू इंस्टेबिलिटी.
कंपटीशन होता है, नो स्कोप्स फॉर मोरालिटी, लीड्स टू डिले इन डिसीजन मेकिंग। मेरिट्स आ गए, फायदे, फायदे क्या क्या है, अकाउंटेबल है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग अच्छी है, इट डील्स विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, enhances dignity of citizen, allows to correct own mistakes। अब देखो मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक फीचर भी एक्सप्लेन करना आ सकता है, मेरिट भी आ सकता है। जान के मैंने ये सवाल दिया है, मेरिट आ गया, डील्स विद, तो उसके बाद आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया, कैसे डील करने का मौका देता है, क्योंकि सबको ये अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर अपनाने को बोलता है। अगर कोई भी गलती हो जाती है तो ये उसके लिए दोबारा से लॉ बना देता है, बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया एक चीज, बस उसको मैंने पॉइंट्स में डाल दिया कि पब्लिक डिस्कशन होती है, करेक्शन कर सकते हो, जिसकी वजह से भैया ये अच्छा है। रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पॉइंट्स में डाल दिया है यहाँ पे। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। पहले तो मैं भैया अपना क्या कहते हैं उसको, एंडिंग स्पीच दे दूं। प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट भी है बेटा। 9th क्लास में जब हम आते हैं, 9th क्लास इज द बेस ऑफ क्लास 10th। इस लास्ट ईयर बहुत सारे चेंजेस देखे गए, जैसे कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस एंड ऑल, ये सब देखे गए। तो 9th क्लास में डर का माहौल होना चाहिए, बिकॉज 9th क्लास लिटिल बिट डिफिकल्ट, स्कूल वाले डिफिकल्ट पेपर बनाते हैं क्योंकि उनको 10th का रिजल्ट अच्छा देना होता है, 10th में अच्छे बच्चे जाएं। हर एक स्कूल वैरी करता है, हर एक स्कूल अपने हिसाब से क्वेश्चंस लिखवाता है और अपने एग्जाम में देता है। लेकिन यहाँ पे इस चैनल पे क्या आपको यूनिकनेस है कि मैं ऑफलाइन के बच्चों को पढ़ाती हूँ। यू वोंट बिलीव, अभी जो मैंने यहाँ पे 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिए, ये मेरी ही ऑफलाइन बच्चे की नोटबुक के क्वेश्चंस हैं, इसी लैंग्वेज में लिखे हुए क्वेश्चंस हैं। इससे आप रिलेट कर पाओगे और इससे आपको ये पता चलेगा जिन स्कूल में नहीं भी लिखवा रहे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये आपको फायदा है। नोट्स मैं इंस्टाग्राम पे डालती हूँ, मेरे साइंस एंड फन ऐप पे डालती हूँ, क्वेश्चन आंसर्स कराती हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताती हूँ। तो इसीलिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा, नोटिफिकेशन बेल दबा लो और पकड़ लो, शुरू से ही एक टीचर को पकड़ लो। अगर तुम आज मेरा लेक्चर पूरा देख के जा रहे हो, इसलिए मैं एंड में ही बात कर रही हूँ, तो तुम मुझे पकड़ लो कि रीमा मैम कब लेक्चर डालेंगी, मैंने ये देखना है। मेरे इंस्टाग्राम पे अपडेटेड रहो, मैं स्टोरी डालती हूँ कि हाँ भाई ये देखना है, ये करना है, क्योंकि आज करोगे तुम्हें आगे बेनिफिट होगा। सिलेबस इज वेरी लेंथी, एसएसटी का सिलेबस बहुत लंबा है। हर एक लेक्चर को डेडिकेटली देखना है, क्वेश्चन के आंसर देने हैं कमेंट्स में, ताकि अगले सेशन में आपको शाउट आउट भी मिले। मुझे ज़्यादा कमेंट्स में ये भी बता देना कि नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा चाहते हो, इंडिया साइज एंड लोकेशन चाहते हो, पीपल एज अ रिसोर्स चाहते हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो यार देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन मैंने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का डाला है। प्लीज एक बार फ्रेंच रेवोल्यूशन बाय रीमा मैम डालना, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वाला, तुम्हें उसमें एक भी डाउट नहीं रहेगा। वो इतना बेहतरीन लेक्चर है, वो देख लेना। बाकी तुम जो बोलोगे मैं करा दूंगी, कमेंट्स में डाल देना। अब 2 क्वेश्चन है होमवर्क क्वेश्चन, ये तुम्हें होमवर्क आंसर्स लिख के 1 और 2 एक ही कमेंट में डाल, एक ही में, तभी तो पिन हो गया। और यहाँ पे मैं स्निप लगाऊंगी अगले लेक्चर में। ये इस साल का पहला लेक्चर है 2025-26। पहला होमवर्क क्वेश्चन है कि दिस कार्टून, ये कार्टून इस टाइटल बिल्डिंग डेमोक्रेसी, ये क्या दिखाना चाह रहा है? ये बेटर है बिजनेस के लिए, या ये मनी को इन्फ्लुएंस करता है डेमोक्रेसी में, या पॉलिटिक्स में वेस्टेज करता है, या डेमोक्रेसी इज द बेस्ट? ये क्या डिपिक्ट कर रहा है? ये वाला आसान थोड़ी होगा। Which party always won elections in Mexico since independence? 1930 से 2000 तक कौन सी पार्टी हर बार इलेक्शन जीती है मेक्सिको में? वो आपको बताना है। इज इट मैक्सिकन रेवोल्यूशनरी पार्टी, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, इंस्टीट्यूशनल पार्टी? दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। यहीं पे हमारा लेक्चर समाप्त होता है। पीपीटी टेलीग्राम पे और हमारे ऐप पे जुड़े रहिए। अगला लेक्चर कौन सा चाहिए उसके लिए भी। तब तक मिलते हैं। पढ़ना जरूर, प्लीज अच्छे से एक बार रीड कर लेना खुद से एक बार एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं करने, सिर्फ इस पीपीटी में जो क्वेश्चन है बस वही करने हैं। मार्क माय वर्ड्स। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। बचा पाड़ी, मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल। पढ़ते रहो।